नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों NMMS एग्ज़ाम 2024-25 के लिए जो पेपर आपके होने वाले हैं उनके रिलेटेड प्रश्न पत्र हैं हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम आपका क्वेश्चन नंबर सेट 2 है वो देखने वाले हैं। आपको बेसिक जानकारी ऑलरेडी पता होगी कि ये पेपर किस प्रकार से होता है और क्या कुछ आपको इसमें करना होता है। आपको जनरली दोबारा बता देता हूँ कि ये जो टोटल पेपर है वो आपका 180 नंबर का होता है, जिसमें आपके दो सेक्शन होते हैं। एक तो आपका मेट का होता है और एक आपका सेट का होता है। यानी कि 90 नंबर का तो आपका मेट का होगा और 90 नंबर का ही आपका सेट का होगा। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हमें सेट जो है वो यहाँ पे हम जो सबसे पहले देख रहे हैं। सेट में दोस्तों आपके 3 लैंग्वेज होती है, 3 पेपर होते हैं कुल मिला के। 3 पेपर का मतलब इसमें एक तो आपका जो पेपर होता है वो होता है हमारा साइंस का, एक होता है हमारा सोशल साइंस का और एक होता है हमारा मैथ का। ये 3 पेपर आपके होते हैं, जिनमें कि साइंस और सोशल साइंस के 35% होते हैं और मैथ के 20% आपके होते हैं। तो यहाँ पे हम आज जो है वो सोशल साइंस का जो पेपर है वो देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर किस प्रकार के आए हैं, और उन्हीं में से आपके प्रश्न हैं वो बहुत सारे रिपीटेड भी रहते हैं। तो जितने भी पेपर आपके होंगे, मॉडल पेपर हो या फिर आपके पिछले पेपर हो, सारे हम आपको हल करा देंगे। और ये एग्ज़ाम देखिए दोस्तों, अगर आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं इस बार, तो आप अपने परिवार को आर्थिक सहायता दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में और कक्षा 11 और कक्षा 12 में, 4 कक्षाओं में दोस्तों आपको क्या होगा कि प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मिलेगा। मतलब एक साल में आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। टोटल 4 साल की बात करें तो आपको 48,000 रुपये आपके खाते में आते रहेंगे, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे आज है सेट का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पेपर है। तो यहाँ पे 1 से लेके 90 तक के जो प्रश्न होते हैं वो आपके किस में आते हैं, मेट में आते हैं। मेंटल एबिलिटी वाले जो प्रश्न होते हैं वो वाले। उसके बाद फिर हमारे 91 से जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे, देखिए ऑप्शन, यानी कि पार्ट बी जो हमारा है 91 से लेके 180 तक का, वो सेट का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 91 से लेके 125 तक के जो प्रश्न है वो हमारे साइंस के रहते हैं, और उसके बाद वाले सामाजिक विज्ञान के। तो हम साइंस का कल एक पार्ट हमने देखा था, ठीक है। आज हम सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं, और फिर इस वीडियो का यानी कि इस पेपर का साइंस वाला पार्ट भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सोशल साइंस के। तो यहाँ पे हैं, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर अवेलेबल करवाया जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश जो विद्यार्थी जिसमें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा गया है। और ये पेपर के जो प्रश्न हम करने वाले हैं वो आपकी 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध साथियों वो 1757 में हुआ था। तो ये हमें याद करना है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और पूछा जाता है बक्सर का युद्ध, ठीक है, ये कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा के बारे में आप पाठ पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में। तो यही पूछा गया कि जो बिरसा थे वो जनजातीय से रिलेटेड थे, तो वो किस परिवार में हुआ था, तो मुंडा परिवार में हुआ था, इसलिए हम उनको बिरसा मुंडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आप टिक करेंगे। आर्य समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरस्वती दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों प्रार्थना समाज होता है हमारा, बर्मा समाज। देखिए बर्मा समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया और स्वामी विवेकानंद हो गया। तो यहाँ पे देखिए बर्मा समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ठीक है। इस प्रकार के ये आपको याद करने ही करने हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनके गुरु का नाम क्या था। तो उनके गुरु का नाम जो था वो रामकृष्ण परमहंस था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप सही आंसर करेंगे। दोस्तों महात्मा गांधी जो थे उनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले आप जानते ही हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या सामाजिक क्षेत्र में बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखिए यहाँ पे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आप सही आंसर करेंगे। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा कौन से नारा दिए गए थे आपको पता है,
जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब इन्होंने कहा था करो या मरो। करो या मरो का नारा इनके द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद जी जो थे दोस्तों, इन्होंने भी काफ़ी सारे नारे दिए थे, ठीक है, तो इनके भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है कहलाते हैं। तो यहाँ पे सीमित भंडार कौन से हैं, यानी कि जो सीमित है, कल को ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास मान लीजिए कि 10 रुपये है, तो वो सीमित ही तो है, 1-2 दिन में खर्च हो जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से आप इनको समझेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही आंसर हो जाएगा, अनवीनीकरण संसाधन, यानी जिनका नवीनीकरण नहीं कर सकते, वो नष्ट हो जाएंगे। और जो नवीनीकरण होते हैं उनका तो वापस से बना लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं, तो वापस आ जाएंगे। लेकिन जिनको वापस से नहीं ला सकते वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो भाग है वो भूमि है। अब मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब यहाँ पे पृथ्वी पे कहा गया है कि इस प्रकार से अलग अलग पोर्शन में पृथ्वी हमारी बटी गई है। तो यहाँ पे हमने माना कि ये मेरा थल क्षेत्र है, ये मेरा मान लीजिए कि इतना सारा ये मेरा जल है, इतना मेरा पहाड़ है, इस प्रकार से मान लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि कितना भाग है वो भूमि है, इस स्थल है जिसमें हम रहते हैं। तो 20% है, 30, 40 या फिर 70%। तो साथियों हमारा ओनली 30% हिस्सा ही, यानी कि जो पूरी पृथ्वी ये हमारी है, इसमें से दोस्तों अगर हम बात करें तो इस प्रकार से मान के चलिए, ये जो 30% है ये वाला, ये रहने लायक है और बाकी पूरा क्या है, जल है भाई, ठीक है। तो रहने के लिए इतना ही है, क्योंकि जितना स्थल होगा उस पर ही पेड़ होंगे, ठीक है, तो बाकी तो जल हो गया, ठीक है। निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है, जो शक्ति के संसाधन हैं वो सम्मिलित नहीं है इसमें, वो बताना होगा आपको। तो लोहा, अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे लोहा, अयस्क जो है वो शक्ति के संसाधनों में नहीं आता है। देखिए कोयला है, कोयले के माध्यम से आपको बताया कि हमारी बिजली है वो भी आती है, बिजली बनती है, रेलगाड़ियाँ पहले चलती थी। पेट्रोलियम के माध्यम से गाड़ियाँ चलती है, जो कि शक्ति का स्रोत है एक प्रकार से। प्राकृतिक गैस जो होती है, जिनमें एलपीजी और सीएनजी वगैरह होती है, इनका नाम भी मैंने कल पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया था वीडियो में, ठीक है। तो आज फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि एलपीजी और सीएनजी इनका फुल फॉर्म है, वो आपको कमेंट करके बताना होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लोहा अयस्क हो जाएगा। लोहा अयस्क के माध्यम से क्या करते हैं हम, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। दोस्तों कृषि किस प्रकार की होगी, देखिए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, उपयोग सभी। तो कृषि है यानी कि कोई भी उत्पादन जो होता है, कृषि कार्य हो गया, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उत्पादन जो होता है वो प्राथमिक संसाधन है, वो कहलाता है। उसके बाद द्वितीय जो संसाधन होते हैं, जिसमें कि हमारा व्यापार से रिलेटेड जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीय होते हैं। और जो संचार क्षेत्र होता है, संचार क्षेत्र, संचार या फिर सेवा क्षेत्र, ठीक है, बैंकिंग भी इसमें शामिल होती है, ठीक है, ये चीज़ें, इंटरनेट वगैरह, ये किस में आती है, हमारी तृतीय क्षेत्र में आती है। तो ये आपको याद रखना है। विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है। तो विश्व स्तर पे अगर बात की जाए तो मुख्य खाद्य फसल क्या है। खाद्य का मतलब हो गया जो खाने के उपयोग में ली जाती है। गेहूँ, मक्का, चावल या फिर कपास। तो यहाँ पे चावल है वो अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है खाद्य वस्तु के रूप में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को सही आंसर करना है। गेहूँ की फसल दोस्तों किसकी फसल है, हमारी रबी की फसल है। मक्का की बात करें तो ये हमारी किसकी है, खरीफ की फसल है। किसकी है, खरीफ की फसल। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में किया गया था, 9 दिसंबर, ठीक है। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब हो गया कि जो हमें अधिकार मिलते हैं संविधान के द्वारा, जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो कितने अधिकार है। तो ये आपको बताना होगा, 5, 6, 8, 10। तो साथियों हमें 6 मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं, पहले 7 थे भाई, ठीक है। तो एक मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो हटा दिया गया है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा हटा दिया गया है। उसको वर्तमान में अनुच्छेद 300A या फिर आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि साधारण जो अनुच्छेद है उसमें शामिल कर लिया गया है, मौलिक अधिकारों से उसको हटा दिया गया है। आगे देखिए, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए राज्यसभा और होती है हमारी, दूसरी होती है लोकसभा। लोकसभा का अभी अभी चुनाव हुए थे जो कि प्रधानमंत्री बनते हैं जिसमें, और एक होती है हमारी राज्यसभा, ठीक है। तो इनमें अलग अलग सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में तो दोस्तों हमारे होते हैं 545, ठीक है। अब आपको पूछा गया है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आपको कितने होते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर
1, 245 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, भारतीय न्यायालय अदालतों को कितने स्तरों में बांटा गया है। जो हमारी अदालतें होती है, जिनको अपन बोलते हैं ना, जिला स्तर की अदालत है, फिर हमारी जैसे हाई कोर्ट है, फिर उच्चतम न्यायालय है, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार से, तो इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो 139 में हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 3 प्रकार के न्यायालय बांटे गए हैं। जिला हो जाता है हमारा, फिर राज्य स्तर का हो जाता है, और एक केंद्र स्तर का हो जाएगा। आगे देखिए, हुडा सम्मेलन कब बुलाया गया था। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हुडा सम्मेलन है साथियों वो 17 जुलाई को, कब, 17 जुलाई को 1734 को बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। इसकी दोस्तों अध्यक्षता है वो जगत सिंह द्वितीय, इसके द्वारा जगत सिंह द्वितीय जो थे उनके द्वारा की गई थी। और हुडा सम्मेलन बुलाने का जो मकसद था वो मराठा जो शक्ति है, ठीक है, शिवाजी, ये आपने पढ़े सुने होंगे, शिवाजी जो थे मराठा शक्ति वाले, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे, और राजस्थान को भी यहाँ पे कर वसूला जा रहा था यहाँ से भी, ठीक है। तो जो चौथ के नाम से कर वसूले जाते थे वो मराठों के द्वारा से, उनसे बचने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 17 जुलाई 1734 को, ताकि मराठा शक्ति राजस्थान में प्रवेश ना करे और उनसे ये बचे रहे। इस प्रकार की रणनीति यहाँ पे बनानी थी। इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने करी थी, याद रखना भाई। अगला देखिए, 1857 की जो क्रांति थी की शुरुआत किस स्थान से और कब हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति है साथियों वो नसीराबाद से हुई थी हमारे राजस्थान में, 28 मई 1857 को। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले जो शहीद हुए थे इस क्रांति में, वो कौन थे वो आपको बताना होगा, ठीक है। और राजस्थान में कौन थे वो भी आपको बताना है, कि केंद्र में तो कौन था और राजस्थान में सबसे पहले शहीद कौन हुए थे, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करना है भाई। इसके बाद देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दोस्तों 30 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्थापना दिवस, ठीक है। आपको पता है कि राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान की जो नींव है, यानी कि जयपुर है, राजस्थान में जयपुर की स्थापना है वो कब हुई थी वो भी आपको बतानी है, ठीक है। 1717 में हुई थी, ठीक है। तारीख वगैरह 18 नवंबर के आसपास हुई थी। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर याद करना है, क्योंकि प्रश्न बस इन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। सबसे प्राचीन उद्योग की यहाँ पे बात की गई है। तो साथियों सबसे प्राचीन उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। सीमेंट उद्योग आप जानते ही हैं, जो कि घोटन में भी लगा हुआ है हमारा, बाकी चित्तौड़गढ़ में भी है। तो ये 2-3 जगह अलग अलग है। इसके बाद देखिए, चमड़ा उद्योग की बात करें तो दोस्तों ये हमारे जयपुर में ही है। जयपुर में जो मानपुरा माचेड़ी जगह है उसमें नाम है एक, ठीक है, जो कि दिल्ली हाईवे है हमारा, दिल्ली टू जो सिक्कर जा रहा है उस जगह पड़ता है ये। शक्कर उद्योग भी हमारा, ये आपको याद करना है भाई। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलेखागार। क्या हो जाएगा, अभिलेखागार। रहट क्या है। तो यहाँ पे रहट के बारे में आपको बताना होगा। तो रहट एक प्रकार का दोस्तों सिंचाई साधन है। आपने देखा होगा कि ये मेरा कुआं होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये कुआं है, और इसके ऊपर एक गिरनी सी साथ में इसको कार लगा रहता है, और एक पानी का रहता है, ठीक है, भरने का पात्र, जिसको किसी ऊँट से बेल से खींच के पानी क्या किया जाता है, दोरों में डाला जाता है। तो इसको अपन रहट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी के द्वारा है वो करवाया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रानी नाथावती के द्वारा है वो ये करवाया गया था, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा, आपने पढ़ रखा होगा। तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण है वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपको सही आंसर करना है, ठीक है। बाकी देखिए, अकबर है, अकबर के द्वारा काफ़ी चीज़ें बनाई गई थी, नवरत्न हो गया, और जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। औरंगजेब हो गया, जहांगीर हो गया, सारे एक ही क्या कुल के थे, जिनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना आपको। कई पार्टियों से बनी सरकार क्या कहलाती है। कई पार्टियों का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग लोगों के द्वारा एक संगठन बना है, एक पार्टी बनी है, वही हमारी क्या होती है, गठबंधन की सरकार कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वर्तमान में अगर आप देखेंगे, वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं वापस तीसरी बार, नरेंद्र मोदी जी, तो वो गठबंधन की सरकार से बने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कार्यपालिका प्रमुख होता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख है वह कौन होता है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विधायक होता है। कार्यपालिका मतलब जो कार्य करवाता है वो विधायक कहलाता है। इसके बाद देखिए, विधानसभा सदस्य कहलाते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं
उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। हैजा क्या है? तो हैजा दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है, फल, पक्षी, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं हैजा एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे बीमारी आपको लिखना होगा। आगे देखिए, पर्यावरण का घटक आपको बताना होगा कि पर्यावरण का घटक कौन सा है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण के ये सभी घटक वो लाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि पर्यावरण में हमारी 3-4 संरचना इस प्रकार से बना दी गई है। सबसे पहली हमारी स्थलमंडल हो गया, ठीक है। फिर हमारी वायुमंडल हो गया और इसके नीचे जलमंडल हो गया। ऊपर अगर बात की जाए तो बहिर्मंडल भी होता है। तो ये आपको याद करना है, जो कि पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी की ठोस भूपट्टी क्या कहलाती है? ठोस मतलब जो मजबूत होती है, ठीक है, वो ठोस कहलाएगी। तो उस भूपट्टी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, स्थल मंडल उसको कहलाएंगे, ठीक है। भूपट्टी जो है हमारी ठोस वाली वो स्थल मंडल कहलाएगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम सेल के प्रकार हैं दोस्तों। सेल कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे दोस्तों 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का मतलब 4। इसमें दोस्तों हमारी आग्नेय प्रकार की सेल हो जाती है, आग्नेय प्रकार की, कायांतरित, कायांतरित हो जाएगी हमारी, ठीक है। और इस प्रकार से 4 प्रकार की सेल हमारी होती है, तो वो आपको याद करना है। आगे देखिए, मेग्मा निर्मित सेल है। मेग्मा का मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार से कोई ज्वालामुखी यहाँ से निकल रहा है और इस प्रकार से वो ज्वालामुखी निकलते निकलते बढ़ते बढ़ती बढ़ती पहाड़ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो हमारे भारत में भी है और अन्य देशों में भी ऐसी कई ऊंची ऊंची पहाड़ है जो कि क्या है, मेग्मा यानी कि जो लावा है उनके निकलने से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि मेग्मा निर्मित जो सेल है वो क्या कहलाती है? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आग्नेय प्रकार की। आग्नेय प्रकार की क्या होती है? मेग्मा से निकल के बनती है। वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है। देखिए, भूकंप आरंभ होने का कोई ना कोई स्केल तो हमारा रहता है। इसको रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर जो पैमाना होता है या स्केल आप बोल सकते हैं, उस पर मापा जाता है। 7 से अधिक अगर तीव्रता है तो वो काफ़ी भयंकर माना जाता है, ठीक है। 7 और कम होता है वो, तो वो थोड़ा कम होता है। 7 पॉइंट कुछ होता ही ये क्या होता है? भयंकर रूप में हो जाता है, जहाँ पे जन हानि और धन हानि की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे पूछा गया है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे उस स्थान को हम अधिकेंद्र बोलेंगे, ठीक है। क्या? अधिकेंद्र, उद्गम नहीं बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलेंगे। यहाँ पे हमारा भूकंप आया तो भूकंप की तरंगे हैं वो इस प्रकार से चलती है भाई चारों तरफ, ठीक है, और चारों तरफ वो हिलाती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भूकंपीय तरंगे होती है। भूकंप की जो तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती है? पी प्रकार की होती है, एल प्रकार की, एस प्रकार की, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे भूकंप की जो तरंगे हैं साथियों वो हमारी होती है उपयुक्त सभी, क्योंकि अभी बात करी चारों तरफ जाती है। पी प्रकार की, एक प्रकार की, एस प्रकार की, सारे अलग अलग होती है, लेकिन भूकंप की तरंगे सभी प्रकार की होती हैं, ठीक है। भूकंप का मापन किया जाता है। अभी अभी हमने बात करी थी, भूकंप का मापन है वो क्या किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है, ठीक है। जिसको अपन क्या बोला जाता है भाई? सीस्मोग्राफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे छत्रक सेल पाई जाती है। छत्रक सेल जो है साथियों वह कहाँ पे पाई जाती है? तो रेगिस्तान में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर रहेगा। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाई जाती है साथियों, लगभग 78% है वो पाई जाती है। फिर आती है ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% के आसपास है, 20.94 के आसपास है, तो 21 मान लेते हैं अपन इसको। उसके बाद ओजोन, ऑर्गन, बाकी ये बच जाती है 0 पॉइंट कुछ के अंदर, तो ये हमारी आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे जो सेट पेपर था उसमें जो सेकंड पार्ट था एसएसटी का, उसके पूरे 35% सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैथ स्टार्ट हो जाती है थर्ड पार्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से जो एनएमएस पेपर इस बार 2024-25 का लगेगा उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी मिल जाएगी। बाकी इन सभी की पेपर की पीडीएफ फाइलें अगर आपको चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फाइलें तो आपको एजुकेशन लाइन ए पर डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी आपको अलग से सेक्शन एनएमएस का, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई कमेंट है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये वाला है, आप लिख सकते हैं।